पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आलू की सियासत और आलू की मईशत क्या होती है, और आलू की सियासत और आलू की मईशत क्या नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी किसी तरह से लिंक होती है। वाकई जी हाँ नाज़रीन, ये इंतहाई सीरियस एक मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जब आलू खरीदती है तो उन्हें वजीर आजम का वो कॉल भी याद आता है कि जनाब आलू की कीमत क्या है। और एक दफ़ा नहीं, इससे पहले माजी में भी जब भी मईशत का वजीर आजम साहब ने जिक्र किया तो एक दो दफ़ा और आलू का हवाला भी दिया। इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, अक्टूबर 6 को एक खबर छपी थी डॉन अखबार में, उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी किया वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसमें कहा गया कि जनाब तमाम कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ और तमाम प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, और आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, जनरल राहिल शरीफ साहब बैठे हैं सेंटर में, कोर कमांडर साहिबान बैठे हैं, DG ISPR भी आपको नजर आ रहे हैं, DG ISI भी नजर आ रहे हैं, और जो अगले 4 जिनका नाम लिया जा रहा है कि क्वाइट पॉसिबल होपफुल्स हैं नए आर्मी चीफ बनने के, वो भी इसमें बैठे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। और इन सब का ये मुत्तफिका राय थी जो कि फिर ISPR के प्रेस रिलीज में दी गई कि जनाब हमारा ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। आज 17 दिन हो गए। उसके बाद वजीर आजम के साथ मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ की, और चौधरी निसार साहब की भी 2 मुलाकातें उसके बाद हुई, लेकिन अभी तक पता नहीं लग सका कि इस हवाले से हुआ क्या। चौधरी निसार अली खान साहब ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था जनाब बस 2-3 दिन। क्या कहा था चौधरी निसार साहब ने, आइए जरा सुनते हैं। ये इंक्वायरी आइंदा 2-3 हद वीकेंड आ गया 4 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर हर एक को आजादी होगी जो भी अपनी वो काम करना चाहे, उसकी कोई रुकावट नहीं। कि जो भी वो लोग हैं जिनके नाम किसी हवाले से आए हैं वो इस दौरान मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मैंने जी नाज़रीन, आपने चौधरी निसार साहब को सुना। 2-3 दिन बस इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। आज तक वो पता नहीं लगा कि इंक्वायरी किधर चली गई, क्या हुआ उस इंक्वायरी का, क्या वजह है कि वो सामने नहीं आ रही। क्या नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच का मसला इतना ही नॉन सीरियस है कि जनाब उस पर एक बयान वजीर ने दे दिया, एक बयान ISPR की तरफ से आ गया, और उसके बाद जैसे माजी में हम करते आए जी मिट्टी पाओ मुकमुका करो, क्या इस पर भी कोई मुकमुका हो रहा है? शायद इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब वो थोड़े से परेशान नजर आए। उन्होंने भी इस पॉइंट को रेज किया और क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। कि 4 दिनों में इन्वेस्टिगेशन होनी थी, एक इतनी बड़ी सिक्योरिटी लीक हुई है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज बॉर्डर पे बैठी हुई है और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, और दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी लीक जो उंगलियां प्राइम मिनिस्टर की तरफ सारी इशारे उसकी तरफ जाते हैं कि वो पीछे थे सिक्योरिटी लीक के। उनका सेल था, उनका मीडिया सेल था जिसने ये प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। यानी जो नैरेटिव है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान नहीं नरेंद्र मोदी का, हर फोरम पे वो जाके कहता है कि पाकिस्तानी फौज जिम्मेदार है। UN में कहता है कि नवाज शरीफ की तकरीर नवाज शरीफ की नहीं थी, जनरल राहिल शरीफ के जोर पे नवाज शरीफ ने तकरीर की है। तो एक नैरेटिव दे रहा है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो जिम्मेदार है सारी दहशतगर्दी की, और नवाज शरीफ अमन चाहता है। इसी नैरेटिव को आगे किया गया ये जो सिक्योरिटी लीक थी। इससे पहले भी जब जियो ने पूरा ISI के ऊपर, ISI चीफ के ऊपर पूरा जो उन्होंने हमला किया, उसके पीछे भी नवाज शरीफ। जी नाज़रीन, आपने सुना इमरान खान साहब को, उन्होंने टेंशन्स का जिक्र किया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल बल्कि अब तो वर्किंग बाउंड्री पे भी इस हवाले से हालात ख़राब हो गए। और हाल ही में भारत ने जब शक्करगढ़ पे हमला किया तो उन्होंने ये दावा किया कि जी पाकिस्तान की हैवी कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन DG ISPR जनरल आसिम सलीम बाजवा की एक ट्वीट से हमें पता लगा कि नहीं जनाब ऐसा मामला नहीं, और भारतीय दावे इस हवाले से झूठ हैं। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री की टेंशन, मुल्की हालात में अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवाऊँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ फरमाए सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ फरमाए अनवर बेग साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, बॉर्डर टेंशन्स का इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं, वर्किंग बाउंड्री भी एक्टिवेट हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन चल रही है। आप डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की प्रोफेसर भी रही हैं, पढ़ाती नहीं है, इसमें आपको कोई को रिलेशन कहीं नज़र आता है मुल्की सियासत के साथ? देखिए अरशद, एक पैटर्न तो बहुत क्लियर हो गया है कि नवाज शरीफ और मोदी का एक लिंक है बड़ा स्ट्रॉन्ग,
क्या अंडरपिनिंग्स हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, कुछ और है। आप पूरी टाइमलाइन देखें ना, जब मियाँ साहब गए थे मोदी के इनॉग्यूरल पे, पहली दफा हुआ है हिस्ट्री में कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट पे हिंदुस्तान जाता है और APHC के लीडरशिप को नहीं मिलता, बल्कि हिंदुस्तान के बिजनेसमैन को मिलता है और अपने बेटों को भी मिलवाता है। उसके बाद आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल कब एक अगर आप पैटर्न बनाए, और मैं वो पैटर्न लाइव यूं थोड़ा सा बता दूं कि जब भी नवाज शरीफ को कोई मसला होता है पाकिस्तान के अंदर सियासी, तो somehow the other हिंदुस्तान की एजिटेशन और एग्रेशन बढ़ जाती है वर्किंग बाउंड्री पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। अगस्त में 2014 जब हमने अपना धरना शुरू किया 14 अगस्त के बाद, उसके बाद आप देखें कि 20 वायलेशंस एक दिन में हुई हैं ऑन वन डे, एंड दैट वाज क्या कहते 20 वायलेशंस अगस्त 23 को हुई हैं एक दिन में अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। और अगर आप देखें अक्टूबर क्या कहते 1 to 10 अक्टूबर जब हमारा धरना इधर पीक पे था, तो 20 सीजफायर वायलेशंस हुई है LOC पे और 22 अलोंग द वर्किंग बाउंड्री। और अभी भी अगर आप पैटर्न देखें, जैसे जैसे 2 नवंबर आ रहा है, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशंस बढ़ती जा रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप या मैं या कोई भी जाए हार्ट सर्जरी या कोई ऐसी सर्जरी के लिए बाहर, तो आप अपने प्यारों से, फैमिली से फोन करके बात करते हैं। मियाँ साहब ने किनसे बात की? मूडी साहब से, ऑपरेशन से पहले। तो मैं और वो जो पर्सनल विजिट्स हुई है, तो आप एक नया डॉक्ट्राइन आज दे रही हैं कि नवाज मोदी डिफेंस डॉक्ट्राइन। मैं समझती हूँ कि ये जिस तरीके से ये लीक हुआ है, ये कनेक्ट करें डॉट्स को, दिस इज पार्ट ऑफ ये पूरा के आर्मी को डिस्क्रेडिट किया जाए, पाकिस्तान की मिलिट्री को, और मियाँ साहब दुनिया को बताएं और खास तौर पे मोदी को कि मैं तो अमन चाहता हूं। भाई हिंदुस्तान के अग्रेसिव पोस्चर है, आप कैसे अमन सिंह फ्रॉम वन साइड करेंगे? और मोदी नवाज एक डॉक्ट्रिन बनता जा रहा है जिसमें इंडो इजरायली लॉबी भी एक्टिव है, और मैं समझती हूँ जाहिर है US भी उसको इनकरेज कर रहा है। इंटरेस्टिंग। बेग साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने आज एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए भी एक नया डॉक्ट्राइन दिया है, नवाज मोदी डॉक्ट्राइन। आई एम सॉरी, मैं टोटली डिसएग्री करूंगा शिरीन बीवी से। आई थिंक आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, इट्स ऑल रबिश। ऐसी कोई बात नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि जी सब कनेक्टेड है? नहीं बीबी, देखे ना, आई थिंक दिस इज यू आर क्रॉसिंग द लाइन। यू हैव टू बी फेयर इन पॉलिटिक्स। आई एम कोटिंग फैक्ट्स, हैव आई मिसकोटेड एनीथिंग? द पॉइंट इज दिस कि भाई अगर तो वहां पे कोई वायलेशंस हुई है, चलो ठीक है, वो तो होती रहती हैं, होती रहेंगी, ठीक है ना, कोइंसिडेंस। अब आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट। यस, जहां तक वो लीक्स की बात है, यस आई वुड एग्री दैट्स अ वेरी सीरियस चार्ज जो एक कोर कमांडर ने प्रेस रिलीज में उन्होंने इशू किए। एंड आई थिंक whoever is the culprit, if there is any, I think they should be brought to the कटेरे में लाना पड़ेगा। एंड इट बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। और अगर ये लीक हुई है, द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट टू टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शंस अंडर द लॉ। This is not acceptable, I think, neither to the people of Pakistan, neither to the defense establishment, neither to anybody in the government or outside. तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक सिक्योरिटी लीक्स का तल्लक है, जो ये 10-15 दिन से जो बात चल रही है, I think we need to come to a logical conclusion on that. सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था मोदी के यार को एक धक्का और दो। मोदी का यार कौन है? जाहिर है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हीं की तरफ इशारा था। और आप एग्री कर रहे हैं जो डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने डॉक्ट्राइन पेश किया? मैंने वो टाइमलाइन तो नहीं फॉलो की, लेकिन एक चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब के और मोदी साहब के ताल्लुकात वो नज़र आते हैं। मतलब कोई खुफिया चीज़ें तो नहीं थी जो कुछ इवेंट्स हुए हैं बीच में, शायद वो ज़्यादा सॉफ्ट थे भारत की तरफ। और हम भी इस चीज़ के हामी हैं कि भारत के साथ आपके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। पड़ोसियों के ताल्लुकात हमारे इतने ख़राब ना हो कि दोनों मुल्कों में जो गरीबों के इश्यूज़ हैं वो हम रिजॉल्व ना कर सकें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है
उसको हम एक तरफ रखें और ताल्लुकात ठीक करने की तरफ चले जाएं। हम ये चाहते हैं कि पहले कश्मीर के मामला ठीक हो, उसके बाद आप आगे बढ़ें। या LOC पे जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो अगर इसी तरह चलते रहें और हम कहें कि हम ताल्लुकात ठीक करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद करते जाएँ और हम ये कहेंगे कि ताल्लुकात ठीक करने हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुरुस्त होनी चाहिए, उसके बाद हम जाके आगे भारत से ताल्लुकात ठीक करने की बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से भारत के मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म साहब के कई जगहों पे आप देखें कि या तो उन्होंने रिस्पॉन्ड बहुत लेट किया है इनकी गवर्नमेंट ने, या फिर ये कि बड़ा सॉफ्ट किस्म का जो है वो उन्होंने जवाब दिया है। इस हुकूमत में बड़े दबंग लोग भी हैं, जैसे चौधरी निसार साहब। मेरे ख्याल वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर आई थी, उसके बाद 24 घंटे के अंदर FIA भी एक्टिव हो गई, एग्जेक्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी। और चौधरी निसार साहब अक्सर जो कहते हैं वो करते भी हैं। 2-3 दिन में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इंक्वायरी हो जाएगी, सामने आएंगी। क्या वजह सामने नहीं आ रही? ये आपका मानना है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब को जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं, जहाँ मौजूद होना चाहिए वहाँ नहीं होते हैं, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ होते हैं। और जो चीज़ें वो कहते रहते हैं वो ठीक है, उनका एक अपना एक इमेज उन्होंने बनाया हुआ है, लोग उसको, इनके लोग पसंद करते हैं। लेकिन मेरी राय में चौधरी निसार साहब इनकी हुकूमत के लिए भी और शायद और चीज़ों के लिए भी मसाइल पैदा करने वाले आदमी हैं, कभी मसाइल हल करने वाले तो इसमें अब चीज़ें पब्लिक ना करके चौधरी निसार साहब नवाज शरीफ साहब की मसाइल कर रहे हैं। एक चीज़ बिल्कुल कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, आपके पास शायद मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होंगी कि इनकी अपनी कैबिनेट मेंबर्स के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो किस कदर दोस्ताना है या वजीर दिफा से बात नहीं करता, ये पब्लिकली दोनों ने एक्सेप्ट किया। वजीर ख़जाना और वजीर दाखिला के ताल्लुकात भी कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। तो अगर जिस मुल्क में इतने क्राइसिस हों कि आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हों, भारत के साथ आपके इश्यूज़ हों, फिर और इंटरनल आपके बहुत सारे मामलात हों, वहाँ कैबिनेट के जो की मिनिस्टर्स हैं उनकी आपस में ताल्लुकात की नोयत ऐसी हो। 2-3 दिन क्या वजह चौधरी निसार साहब नाम नहीं ले रहे अभी तक? मुझे उससे ज्यादा जो सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है कि क्या वजह है कि हमारी मिलिट्री ने प्रेस नहीं किया कि नाम दें, जब उन्होंने कहा था उन्होंने प्रेस रिलीज दे दिया, और क्या करें, उनका इससे आगे काम नहीं आ रहा तो क्यों नहीं डिमांड कर रहे? एट सम स्टेज उनका ये रोल बनता है डिमांड करना। बिल्कुल बनता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच अगर वो कह रहे हुई है तो दे नीड टू। तो इससे पहले भी तो प्रेस रिलीज काफी दिए ना उन्होंने, प्लग करना चाहिए ना, और ये मामला बिल्कुल छोड़ देंगे। और एक और बात देखें, आपको तस्वीर में जनरल राइल भी नजर आ रहे हैं, बाकी कोर कमांडर्स भी, तमाम लोग नजर आ रहे हैं। प्रेस रिलीज तो कर दिया ना, प्रेस रिलीज और क्या करें और डिमांड करें सर प्रेस रिलीज करके। तो ये तो वही हाल है कि हम पैनामा का इशू रेस करके फिर हम आगे एक्शन ना लेते तो लोग भूल जाते। जैसे ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में, हैं तो काफी वैसे बेवकूफ इंसान मेरा ख्याल में, खड़े होकर कह दिया कि मियां साहब भूल जाएं, लोग भूल जाएंगे इसको। ये PTI ने इसको लाइव रखा है इशू को, नहीं तो ख्वाजा आसिफ की प्रेडिक्शन सही होती। लेकिन एक और बात इन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन कोई क्या वजह है कि नहीं पब्लिक हो रहा जिसने लीक किया। और बेग साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप रबिश कर दें, लेकिन एज अ सोशल साइंटिस्ट आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एविडेंस सामने है, मैंने आपको फैक्ट्स दिए। एक फैक्ट और मैं भूल गई, ख्वाजा आसिफ की तकरीरें सुने पार्लियामेंट में इस हुकूमत से पहले, जितना क्रिटिकल वो फौज के बजट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, फौज को उन्होंने अब्यूज किया, आपने आते ही उसको डिफेंस मिनिस्टर लगाया। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? He is not the defense minister, मैं डिफेंस मिनिस्टर, I am talking about the defense minister अपॉइंट किया। तो what I am saying is कि PMLN के फैक्ट्स देखें और साथ साथ देखें मियां साहब और मोदी की पर्सनल रिलेशनशिप और दोस्ती, और किस तरह APHC को साइडलाइन किया है। PhD का थीसिस लिखा जाए तो ये थीसिस प्रूव हो सकता है। डेटा तो है, डेटा है, हम तो डेटा पे जाते हैं। बेग साहब, आपने चौधरी निसार अली खान साहब को सुना, पाकिस्तान के दबंग वजीर दाखिला के तौर पे मशहूर हैं। आप जेलम पिंडी उसी इलाके में आसपास उनकी रेपुटेशन भी आप जानते हैं, काफ़ी मजबूत वजीर दाखिला की है। क्या वजह है कि एक ऐलान करके वो अब पब्लिक नहीं कर रहे, और सईद गनी साहब कह रहे हैं कि हो सकता है अगर ये पब्लिक नहीं कर रहे तो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। देखिए, आई डोंट नो कि पब्लिक में क्यों नहीं आ रही है बात, बट आई थिंक विद इन दिस कमिंग वीक इट विल कम, इट हैज़ टू कम, number one. Number two, I am sorry, as far as Chaudhry Nisar is concerned, I think he is a absolutely clean gentleman, upright है,
and probably not liked in certain quarters because of his openness and frankness. I mean, he calls a spade a spade. I mean, uske paas, what I know, he doesn't have a grey area at all. He's a very straightforward gentleman. जहाँ तक इंडिया की बात है, एक सेकंड, I think Nawaz Sharif Saab is doing the right thing in having good relationship with the neighbors. We can't keep on fighting with India for the rest of our lives. ये good relations और personal relation में सईद गनी साहब ने फर्क वाज़ेह किया है. मेरी बात सुने, if you have good personal relations, then you can have good relationship on national basis. Like firing on LOC, like firing on working boundary. The problems are there. The problems are there. We have to have good relations with India. We cannot live in fear 24 घंटे कि जी हमारे neighbor चढ़ाई कर देगा, उधर से अफगानिस्तान चढ़ाई कर देगा. I think we have to have absolutely good relations with all neighbors, including India. And I think I fully support Prime Minister Nawaz Sharif on that. Even when Indians are firing on you. देखिए मैं एक सवाल सईद गनी साहब के लिए. We have an issue with them of Kashmir, and I think that they will come on the table sooner or later. अगर आप इजाजत दें, रिलेशनशिप्स नेबर्स के साथ स्टेट टू स्टेट होते हैं या मोदी का यार कहना पड़ता है आपके पार्टी चेयरमैन को? मैं यही अर्ज कर रहा था, मैंने ये बात पहले कही कि हम भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आपके ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ, खासतौर पर जो पड़ोसियों के साथ अच्छे होने चाहिए. लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो इस वक्त इंडिया कर रहा है और आप उस सिचुएशन में भी कहें कि नहीं हम तो आपके साथ दोस्ती करने तैयार हैं. और इसमें कहीं आलू का भी कहीं आ सकता है, आलू नेशनल सिक्योरिटी. मैं उसमें उस अगर इस नहीं, बड़ा सीरियस सवाल है, आप हंस रहे हैं इस पे. आलू की कीमत वजीर आजम ने, आप अगर यकीन नहीं करें मैं सुना देता हूं, इससे पहले माजी में जिक्र किया नाज़रीन, आलू की कीमत तकरीबन 5-7 रुपए. क्या कहा वजीर आजम ने, आइए जरा सुनते हैं. आलू की कीमत पता करें मार्केट से, तो मेरे ख्याल 4-5 रुपए या 7 रुपए की, कहाँ 80-80 रुपए और कहाँ कितने कम. लेकिन मेरा मतलब जी नाज़रीन, और फिर दोबारा भी वर्कर्स कन्वेंशन से के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम ने एक और कीमत बताई आलू की. वो क्या कीमत है, आइए जरा सुनते हैं. आपको एक आइटम की बात बताता हूं कि 2013 में गालिबन आलू जो था वो आलू 80 रुपए का था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 रुपए का है किलो. जी नाज़रीन, आपने सुना वजीर आजम कह रहे हैं आलू 25-30 रुपए का है. हमारे रिपोर्टर आज फील्ड में गए और जगह जगह उन्होंने मालूम किया कि कीमत क्या है. इससे पहले कि मैं वो सुनाऊं, बेग साहब आप तो खुद शॉपिंग करने जाते हैं, मेरी इतला है, मार्केट में आज क्या रेट था? 40 रुपीस पर किलो. 40 रुपीस पर किलो. और लास्ट वीक भी 40 था. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर वाज मिसइन्फॉर्म्ड. अरशद, आई हैव अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन. फिर बेग साहब कहेंगे कि मैं किस पे, मे बी मियाँ साहब को हिंदुस्तान की जो कीमत है आलू की, क्योंकि वो हिंदुस्तान कई दफा फ्लड करता है हमारी मार्केट्स को सस्ते सब्जी से, हो सकता है उनको वो हिंदुस्तान की कीमत उनके दिमाग में आई हो विदाउट रियलाइजिंग कि द इंडियन रुपी का वैल्यू भी फर्क है. नाज़रीन, आज लोगों ने जो कीमत पर क्या कहा इस हवाले से कि आज आलू की कीमत क्या है, आइए जरा सुनते हैं. यहाँ सारी चीजें महंगी है, कोई चीज रखना सस्ती है. वैसे नवाज शरीफ कहता है कि सस्ती है, कोई चीज भी सस्ती नहीं है. खरीद रही हैं हम, मेरी तो जेब वो गुंजाइश नहीं दे रही कि खरीदे, बस देख देख के जाना ही होता है. रेट ज्यादा है. आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, हर चीज के रेट है. आजकल इंसान का रेट नहीं है और सब चीजों का रेट है. आलू 40-50 रुपए दे रहे हैं, वो कहते हैं 20-25 के हैं, ये तो 40-50 रुपए किलो है. हम तो हमारा तकरीबन हर संडे के संडे ये काम होता है, तो ये तो तकरीबन 2-3 साल पहले की बात होगी जब 20 रुपए किलो बिकता होगा आलू. तो नहीं, इसमें तो 20 रुपए बिका ही नहीं है. 50 से कम नहीं मेरा ख्याल बिका. 40-50 के करीब रहा. आज भी 40 रुपए किलो बिक रहा है मंडी पूरी में. अभी 200 रुपये जो है वो दड़ी का ले रहे हैं, तो यही चल रहे हैं नॉर्मली जो हम पूरा साल चलते हैं, उसमें कोई खास कमी पेशी नहीं है. जी नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर आज़म साहब को जो कीमत बताई गई वो किसी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं. सईद गनी साहब, आलू और नेशनल सिक्योरिटी क्या लिंक हो जाएंगे अगर भारत से हम आलू इंपोर्ट इस हालात में करना शुरू करें जब लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे फायरिंग हो रही है? क्योंकि अगर वज़ीर आज़म ने कह दिया है तो फिर तमाम ब्यूरोक्रेट्स को और जितने एडवाइज़र्स होते हैं, माशाल्लाह आप भी एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के, इसी तरह के मशवरे दिए जाते हैं. आप तो यकीनन नहीं देते होंगे, लेकिन जो आसपास होते हैं आप उस माहौल को जानते हैं कि नहीं ना, अब इसका हल निकालना है, 25 रुपए किलो लेके आनी है तो भारत से इंपोर्ट कर लें. ये रूल आउट करते हैं आप पॉसिबिलिटी? मेरा भी ख्याल है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें ये कोई मशवरा देगा कि बाकी चीज़ों को छोड़ें और आलू के पीछे ले जाएं.
अब वो किसी न किसी तरह बस सर, मैंने आपको सुनाया मईशत का पैमाना जब भी वजीर आजम बताते हैं कि मईशत बेहतर होगी, वो आलू की कीमत से रिलेट करते हैं उसको। देखिए, बेग साहब ने एडमिट किया कि वजीर आजम साहब को गलत इत्तला दी गई होगी, ठीक है जी, मैं ख्याल में मान लेना चाहिए कि नजर आता है कि वो गलत बताया गया है। तो इस पे अभी जाए बगैर कि आलू को सस्ता करने के पीछे लग जाएंगे, बजाय इसके कि पीटीआई के धरने को हैंडल करें, पनामा के स्कैंडल को हैंडल करें, या जो इस वक्त जिस इंक्वायरी की बात करें, जो निसार करें, उसको हैंडल करें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आलू का रेट अगर गलत बता दिया है तो मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा परेशानी उनको होगी। आलू का रेट इस्लामाबाद पिंडी में हमने बता दिया, हमारे रिपोर्टर्स आज पिंडी में धनिया का रेट भी मालूम करे तो पता लगा धनिया पिंडी में काफ़ी सस्ता मिल रहा था। फिलहाल नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 2 नवंबर जैसे जैसे करीब आती जा रही है, इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से ऑपोजिशन से राब्ते, हुकूमत के ऑपोजिशन से राब्ते, और खुर्शीद शाह साहब से इसहाक डार साहब की बात भी हुई, मुलाकात भी शायद तय पा गई है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से किधर खड़ी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या अज़ाइम है। हुकूमत कहती है, आज भी PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगावत कर रही है, और बहुत सीरियस चार्ज लगाया गया। आज PID में एक मिनिस्टर साहब ने बैठ के वहां पे, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगावत कर रही है सेनेटर बेग साहब? मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी नहीं है, बट मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। ज़ुबैर साहब हमें PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके जो सगे भाई हैं छोटे असद उमर साहब, वो PTI को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एक क्लेम है और असद उमर साहब का एकदम ऑपोजिट क्लेम है। तो मैं शीरीन मज़ारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप असद उमर साहब को कहें, मैं ज़ुबैर साहब को कहता हूं, इनको दोनों को बिठाते हैं और एक टेलीविज़न डिबेट करते हैं कि विच ब्रदर इज़ राइट। But I know which brother is right. No, let's know. You know it, and I think my brother is right. You think your brother is right. So let us put them on the stage live, और उनको एक प्रोग्राम करवाते हैं, and let them accuse each other. सुनो, नहीं, let's be honest. I mean, that's a different issue ना. Issue इस वक्त जो accusation की, it's a very serious accusation. देखिए, जहाँ तक धरने का इनका तल्लक है 2 तारीख का, ये जरूर करें. There is no issue. I just want to ask on a lighter note, have you ever been to Adiala jail? कभी देखा है उधर? देखा है, अंदर नहीं गई। It's a sight to see inside. It's very tough living inside. तो मैं ये कह रहा हूँ, जेल से हम नहीं डरते। नहीं, beyond that. No, I am just asking you on a lighter note. Lighter note पे threat लगता है कर रहे हैं। So how can I threat you? I mean, आपको देख के मैं I am threatening myself. I mean, वो आप कह रही है ना कि ये बाजार जाती है तो मुफ्त में इनको धनिया भी मिल जाता है, हमें तो धनिया मुफ्त में हमारा सब्जी वाला नहीं देता. So you have got that dahshat. Nobody is. I mean, I am scared of you. But the point is this. What I'm trying to say is this, कि ठीक है ये धरना अपना करना चाहते हैं 2 नवंबर को करें, बट यहाँ पे इनको ये भी एहसास होना चाहिए, एंड आई एम श्योर शी नोज अबाउट इट, यहाँ पे एम्बेसीज हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, एंड दे आर ऑल वेरी वरिड कि ये क्या होने क्या जा रहा है. वो ये कहते हैं कि हमारे डिप्लोमेट्स ने फैमिलीज वापस भेजना शुरू कर दिया. अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई डिप्लोमेट वापस नहीं जा रहा, कोई ऐसा बंदा नहीं जा रहा. What I'm trying to say is this, आप धरना करें, आप इस तरीके से करें कि you don't paralyze the city, the capital. I mean, what are they trying to prove? What are they trying to prove? Issue ये है, I mean, what are they trying to prove? Issue ये है क्या हमने बनना है प्राइम मिनिस्टर. अरे भाई बन जाओ, आप इलेक्शन जीत के आप आ जाओ, 18 में इलेक्शन है, आप आ जाएं. और दूसरी बात, पिछले 2 साल में This is the most facetious argument कि जी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है. हम चाहते हैं इत्तेफाक हो, करप्शन बंद हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जो कि हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं. 6 महीने से हम लगे हुए डिमांड करते हुए. मुझे अभी याद आया कि पिछले 2 साल में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इंडिया 1 दफा गए और इमरान खान साहब 2 दफा गए. ठीक है ना. आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट ऑन. मैसेज कोई नहीं आया. मुझे कहां से आएगा मीडिया सेल? आई हैव गॉट नो कांटेक्ट विद मीडिया सेल. आई जस्ट रिमेंबर. तो आई थॉट लेट मी इन्फॉर्म. 1 दफा गए तो मोदी साहब उनके घर आए. अब ऑल इज ऑफिशियल. दैट इज डिप्लोमेसी. That's not diplomacy. That's diplomacy. You are having the Indian Prime Minister at your house. Not at all. God say. Not at all. I mean, you can't go. वो अपने officials आए, आपने अपने family members खड़े कर दिए. But please let me go back to बगावत.
दिस इज रिडिकुलस ये कहना कि बगावत है। हमारा हक है पुरअमन एहतजाज करना, जो हम करेंगे। बगावत तो नवाज शरीफ कर रहा है कौम के साथ, क्योंकि उसने करप्शन किया है, रंगे हाथ पकड़ा गया है पैनामा पेपर्स में और एहतसाब के लिए अपने आप को प्रेजेंट नहीं करा। बगावत बाय एनी डेफिनेशन अगर आप लेते हैं तो नवाज शरीफ पे चार्ज लगता है। कौम के साथ बगावत की है उसने, पैसे कौम के लूटे और एहतसाब के लिए नहीं आ रहा। सेनेटर सईद हम कह सकते हैं ना, मैं लाठी लेके सेनेटर सईद साहब, जिसका यहाँ डिस्कशन पीएमएलएन और पीटीआई की हो रही है और आप सेंटर में बैठे हैं यहाँ पे भी, अब इसहाक डार साहब, खुर्शीद शाह साहब मिल रहे हैं, तो वहां भी आप बैठ के देखेंगे कि टेम्परेचर किधर है, क्या चीज़ है, या खामोशी इख्तियार करेंगे इस मामले में, या एक साइड अब आप चूज करेंगे? देखिए अर्शद साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि खान साहब पता नहीं चीज़ों को किस तरह देखते हैं। अगर ज्वाइंट सेशन में ये नहीं आए जो कश्मीर के लिए हुआ था, खान साहब ने खुद कहा कि मेरी पार्टी की मेजॉरिटी ये चाहती थी कि हम ज्वाइंट सेशन में जाएँ, लेकिन मैंने ये कहा कि नहीं जाना और नहीं गए। ठीक है, ये इनकी मर्जी थी। ज़रूरी नहीं है कि अगर खान साहब एक फ़ैसला कर लें तो उनकी पार्टी उसको मान जाए तो बाकी पार्टियां भी उसको मान जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सारी जमातों को साथ लेके चलना है तो फिर सबके साथ बैठ के बात करनी है और फिर जो इत्तेफाक राय से फैसला होगा फिर उस पर सब पाबंद हो जाएंगे। खान साहब ये तसव्वुर करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है और जो मेरे साथ चलेगा वो ठीक है, जो मेरे साथ नहीं चलेगा। आपके पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल सही भी हो सकते हैं, और वजीर आला सिंध की आजकल जितनी अच्छी कारकर्दगी नजर आ रही है, आप उनके मशीर भी हैं, आप जो ग्राउंड लेवल से आते हैं वर्कर, सियासी वर्कर, ग्रास रूट लेवल से, आप उनमें से एक हैं। ये सारी बातें आपकी सही हो सकती हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे बड़ा सीधा है। इल्जाम लग रहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकमुका कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गया, सड़कों का इनिशिएटिव तहरीक इंसाफ के पास है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब वो फोर्स है, मौजूद है स्ट्रीट वाली, या उसको कवर अप करने के लिए हम ये आर्गुमेंट अब अगर आप देखें, मेरी बात पूरी सुन लेते हैं ना। पहली बात यह है कि किसी को इस बात में शुबा नहीं था कि 2013 के इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़दा थे, किसी को शुबा नहीं था। पीटीआई की गलत इकदाम की वजह से नवाज शरीफ साहब आज ISO सर्टिफाइड प्राइम मिनिस्टर हैं। धांधली का इल्ज़ाम ये भी नहीं लगा सकते, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने को सर्टिफिकेट दे दिया है कि जनाब इलेक्शन ठीक हुए थे, कुछ फ्लॉज बता दिए, बाकी इलेक्शन ओवरऑल ठीक हुए थे। ठीक है, अब ये धांधली की बात नहीं कर सकते इसलिए कि हुई है, लेकिन अब बात ही कर सकते हैं। आज भी आप अगर ये सोचें, देखिए खान साहब एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, डिमांड उनकी ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, हम भी यही कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन दोनों ऑप्शन है ना। प्राइम मिनिस्टर जा भी सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं भी जा सकते हैं, ये कामयाब भी हो सकते हैं या नाकाम भी हो सकते हैं। अगर ये नाकाम हो गए तो नवाज शरीफ साहब 10 गुना ज़्यादा मजबूत वज़ीर आज़म बन के उभरेंगे। उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई ऐसी प्रोटेस्ट चलाती हैं या गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करती हैं तो कुछ ऑप्शंस ओपन भी रखते हैं। वो खान साहब ये कहते हैं कि ना इसके बाद कोई धरना होगा, ना इसके बाद कोई रैली होगी, ना इसके बाद, मतलब ये है कि इसके बाद आगे उन्होंने सोचा ही कुछ नहीं कि कुछ होगा। ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी शो करती है। मैं जरा बात पूरी कर लूँ, इतनी देर आप उस पर करते रहे, मैंने बिल्कुल मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि देखें, अगर तो पीटीआई के बजाय सारी जमातें इकट्ठी होकर इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एजिटेशन करती हैं या प्रोटेस्ट करती हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता। आज आपने पीटीआई को अलग करके जो अपोजिशन की जमातों का एक अलायंस बना था वो पनामा के इशू पे, उसको सबोटाइज किया है, इमरान खान साहब ने किया है, और किसी जमात ने इससे पहल नहीं की थी इस पे। ये कहीं पर आकर तय नहीं हुआ था कि जी तमाम जमातें जो अलग हो गई हैं अब चल नहीं सकती हैं। ऑल ऑफ सडन खान साहब उठते हैं और कहते हैं जी मैंने रायवेंट जो है वो फलां डेट को चले जाना है। अगर ये रायवेंट का फैसला भी तमाम जमातों के साथ बैठकर बात कर लेते हैं कि जी हम ये तय कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए, और कन्विंस करने की कोशिश करते, शायद चीज़ें इतनी खराब नहीं होती। उसके बाद वो एक पार्टी को पड़ गए, फिर दूसरी पार्टी को पड़ गए, फिर तीसरी पार्टी को पड़ गए। फिर अब तासुर ये है कि जो मेरे साथ है वो तो ठीक है, बाकी जो मेरे साथ नहीं वो काफिर है। ये रवैये को बदलने चाहिए। हमें खान साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ओपोजिशन का, हम इनको जवाब दे नहीं है, हम अपने लोगों को जवाब दे हैं, और वो हमसे मुतमईन है कि हम जिस तरह की जिम्मेदारी की ऑपरेशन करते हैं हम करते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तहकीकात पनामा पे होनी चाहिए, उनकी फैमिली के खिलाफ होनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, उनको अदालत में आना चाहिए। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ना, लेकिन आप पूरे शहर को महसूर कर लेंगे मेरे साथ चलो, और हम साथ नहीं चल रहे तो हमें हम 6 महीने तक इंतजार करते रहे कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और TORs बन गए, हम इंतजार करते रहे, बिल बन गया, अब मुझे इसकी टाइमलाइन बता दें, बिल बन गया, उसका इंतजार करते रहे। ठीक है, ऑपोजिशन अपना करे, हम अभी भी पोजीशन वही ले रहे हैं कि ये जो बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेनेट में, हम उसको सपोर्ट करें, या प्राइम मिनिस्टर उस पे एक्शन में पास करा के या फिर इस्तीफा दे अपना, क्योंकि ये। और दूसरी बात ये, हमने इनको जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी मैरियट में, जो हमने इनवाइट किया था सबको,
वाज़े तौर पे, बल्कि उससे पहले जमात ने रैली की, हमने कहा पार्लियामेंट में हम इकट्ठे होंगे, लेकिन हमारा भी रिजर्व द राइट कि अगर हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट करना चाहें तो हम करेंगे। हम समझते हैं इस इशू को अलाइव हमने रखा है इस और जब इलेक्शन रिगिंग की आप बात कर रहे हैं, इन पासिंग में बताऊं, अव्वल तो जो हल्के खुले वो आपने देख लिया क्या आया, दूसरा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का प्रेशर किधर से आया, हमारी रिगिंग के प्रोटेस्ट से आया। सब कहते हैं रिगिंग हुई, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा उस पर एक्शन। इशू हमने 1 साल बाद प्रोटेस्ट शुरू किया था रिगिंग का भी, 1 साल ख्वाजा साहब रफीक साहब स्टे ऑर्डर पे, ख्वाजा आसिफ साहब का केस उधर है, अयाज सादिक साहब का री इलेक्शन हो गया, जहांगीर तरीन साहब आ गए, ये 4 हल्के थे। मतलब ये 4 हल्के जो हम पहले ओरिजिनली 1 साल तक हम दरवाजे खटकाते रहे कि पुरअमन विदाउट प्रोटेस्ट, तो मतलब एक बात क्लैरिफाई करने दो कि हम जब नहीं कोई रास्ता और खुला तो करप्शन के इशू पे हम चुप करके मियां साहब को क्लीन चिट नहीं दे सकते, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रेशर कौम का डालेंगे। उस वास्ते खान साहब ने अब कौम को इनवाइट किया, सब पिसे हुए तबकों को, कि भाई जुल्म जो हो रहा है, करप्शन जब तक नहीं हटेगी इस मुल्क में जुल्म होता रहेगा, आए वो। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं और वक्फे के बाद ये सवाल इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कितने मजबूत हैं इस वक्त, क्या उन पर कोई प्रेशर तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है, और कितनी आवाम जैसे डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा कह रही हैं आ रही है, और कौन कौन सी आवाम आ रही है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मजबूत वजीर आजम पाकिस्तान क्या किसी दबाव का शिकार हैं? जी सेंटर बेग साहब, किस किस्म का दबाव आप कह रहे हैं? आपका मकसद क्या है सवाल का? किसी भी किस्म का। आई थिंक ही इज मजबूत वजीर आजम, ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। आई मीन वी हैव गॉट मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली, सो ही इज कंफर्टेबल। आई मीन देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। कौन सी प्रेशर की बात कर रहे हैं आप? जी सर। नहीं, दबाव में तो हैं, और ये इनकी गवर्नमेंट के साथ हमेशा रहता है, जब थोड़ा सा भी पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर चले जाते हैं, और उसी अंडर प्रेशर में गलत डिसीजन भी करते हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस मज़ीद बढ़ जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बड़ी सलाहियत है इनके अंदर खुदादाद, कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ नहीं मारते हैं, कुल्हाड़े मारते हैं अपने पूरे ऊपर ये, तो वो क्राइसिस में आकर ये ऐसी चीज़ें करेंगे, और मुझे लग रहा है कि और भी चीज़ें ऐसी होंगी। जी ना सिर्फ प्रेशर में कुछ बुखला सी गई है हुकूमत। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें जो पीआईडी में, वो एक तो टैक्स पेयर के पैसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मतलब उनकी स्टेटमेंट हमने तो भी फोर्स them कि भाई हमारा भी राइट है प्रेस, बिकॉज पीआईडी इज टैक्स पेयर बनी, बट मतलब ये है कि आप उनके लोगों के मेंबर्स, पीएमएलएन के मेंबर्स की कॉन्वर्सेशंस और एलिगेशन, जैसे जुबैर ने बगावत तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कौम के साथ पैसे खा के, और मतलब है भुखला गए हैं, और मियां साहब के कुछ आंसू भी गिर गए थे उस दिन इसी वजह से। कुर्सी मजबूत है, कुर्सी देखें, कुर्सी मजबूत है, यानी द प्राइम मिनिस्टर इज कंफर्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम अगर है वो पीटीआई को है। पीटीआई दे वांट टू गेट इनटू द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस ओवरनाइट। वो कहते हैं छलांगे मार मूर के पहुंचो उधर। हमारा प्रॉब्लम करप्शन का है, बिल्कुल है हमारा प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर के करप्शन से। कैन आई स्पीक फॉर अ मोमेंट? पॉइंट ये है, आप इलेक्शन में हिस्सा लें, आपके पास नंबर्स आ जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ जाए, इनके पास नंबर्स नहीं है। पनामा की कर रहे हैं, व्हाट आई फील के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, जवाब जा रहे हैं, एंड आई थिंक वी शुड जस्ट कीप क्वाइट अंटिल द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स, एंड आई एम श्योर दैट्स द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। और जब आप वहां पे सिलसिला है, खुर्शीद शाह साहब और मैं गुजारिश करूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियारात नहीं है कि वो पनामा में जाकर तहकीकात कर सके। वो अलग बात है कि पिटीशन चली गई, वो जो हमने बिल दिया हुआ है जिसके अंदर इदारों को ये इख्तियारात होंगे, और हर शख्स जो जिसका नाम उसके अंदर होगा उसके साथ उससे एक अथॉरिटी मांगी गई है कि पनामा में जाकर उसके बिहाफ पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो ली जा सके, उसके बगैर पनामा की तहकीकात नहीं हो सकती। खुर्शीद शाह साहब हुकूमत को क्या जवाब देने वाले हैं? आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो स्ट्रेटजी बनती है उसका हिस्सा। देखिए, हमने यही इनको जवाब देना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उनको 4 डिमांड्स बताई हैं, जिसके अंदर पनामा भी शामिल है। वो जब तक ये नहीं मानेंगे, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं चल सकती है, और पीटीआई के साथ भी नहीं चल सकती। पीटीआई तो वो देखें, इश्यूज डिमांड हमारी एक ही हैं,
इनका इख्तियार है, खुर्शीद इनका शाह हक है। साहब वो चारों डिमांड्स हुकूमती नुमाइंदों के सामने रखेंगे कि जनाब इन पे बात होगी। बिल्कुल इन पे बात होगी। 2 नवंबर को आप लोग यहाँ पहुंच सकेंगे? इंशाल्लाह, ना सिर्फ पहुंचेंगे, कुछ खबरें आई हैं और बेग साहब ने भी एक लाइटर टोन में बहुत एक बात बड़ी की थी। तादाद में पहुंचेंगे। बेग साहब ने जो लाइटर वो जो टोन में मुझे भेज रहे हो दियाला, how dare I? You'll be my guest at my residence. नहीं नहीं, ऐसी आई क्या एम बात? क्वाइट नहीं, कंफर्टेबल नहीं, अपने घर में। नहीं, आप For a पहुंचेंगे, लोग बड़ी तादाद में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हम जब इतना रेला आएगा कौम का, हम देखेंगे ये तलाल चौधरी और ये जो थ्रेटन कर रहे हैं कि जो हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन होते हैं? ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, हम शहरी हैं, हमारा हक इंटरेस्टिंग। बनता सईद है गनी साहब, आना। माजी की जो लॉन्ग मार्चेस और उसकी हिस्ट्री आपके सामने, एक मेमो गेट भी नेशनल सिक्योरिटी का हुआ था, फिर जजेस रेस्टोरेशन, अक्सर ये मार्चेस चलती थी और उससे पहले पहले रातों रात फैसले हो जाते थे। आप देख रहे हैं कि 2 नवंबर तक ये तारीख जाएगी या उससे पहले कुछ अहम फैसले मुतवक्को हैं? देखें, अगर तो नवाज शरीफ साहब अपने ओथ की पासदारी करें, उस ओथ में भी ये है कि मैं अपने कौमी जो मफादात हैं उसके ऊपर ज़ाती मफादात को तरजीह नहीं दूंगा, जो हलफ लिया हुआ है। अब एक तरफ उनकी फैमिली के ऊपर लगने वाले एलिगेशंस और उनकी तहकीकात हैं, और दूसरी तरफ ये एक लार्जर इशू है कि आप उसको पूरी रियासत को, पूरी गवर्नमेंट को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं कि नहीं निकालना चाहते हैं। अगर अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ तहकीकात को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदनसीबी होगी। उनको वो बात मान लेनी चाहिए। वो खुद कहते हैं, कह चुके हैं, कौम से खिताब में कहा है, पार्लियामेंट में कहा है कि जी मैं चाहता हूँ कि मेरा एहतसाब हो, मेरी फैमिली का एहतसाब हो, ताकि मेरे ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम साफ हो जाए। मानते कहते हैं, अगर वो करते तो मसला हो जाएगा सारा। राइट। सईद गनी साहब, अनवर बेग साहब, डॉक्टर शीरी मज़ाई साहिबा, आप सबका प्रोग्राम करके शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।